मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज सामूहिक सुरक्षा के बारे में पिछले व्याख्यान में जो चर्चा हुई थी उसके आगे देखें। सामूहिक सुरक्षा के पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि सामूहिक सुरक्षा दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रयास है। इसके द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है और यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो आक्रमण का प्रतिकार किया जा सकता है। जैसा कि मॉर्गनथाउ कहता है कि एक सबके लिए सब एक के लिए, मतलब कि एक राष्ट्र पर किया जाने वाला आक्रमण अन्य समस्त राष्ट्रों पर किया जाने वाला आक्रमण माना जाएगा। ये सामूहिक सुरक्षा का मूलभूत सिद्धांत है। 1914 के पहले सामूहिक सुरक्षा का भाव राष्ट्रों के बीच था, इसलिए राष्ट्र अलग अलग गुट बना करके रहते थे, अपना विदेश नीति का संचालन किया करते थे। 1914 के बाद प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सामूहिक सुरक्षा को एक संगठनात्मक रूप दिया गया, मतलब सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को सौंपी गई। वह अंतरराष्ट्रीय संगठन था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन इसके जन्म से ही कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र इसके विरुद्ध लग चुके थे, इसके साथ जुड़ गए थे, जिसके कारण राष्ट्र संघ को जो काम करना चाहिए था वह काम नहीं कर पाया। और आश्चर्य की बात है कि जिस राष्ट्र संघ की स्थापना युद्ध को रोकने के लिए की गई थी वह अपने मूल उद्देश्य में असफल रहा और इसकी आंखों के सामने देखते ही देखते 20 वर्ष के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो राष्ट्र संघ के द्वारा जो सामूहिक सुरक्षा के बारे में, सामूहिक सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए गए, उनमें से 3 उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है कोरफू टापू का मामला। राष्ट्र संघ की स्थापना के 4 साल के अंदर 1923 में इटली ने कोरफू टापू पर आक्रमण कर दिया। कोरफू टापू यूनान का था। राष्ट्र संघ की बैठक हुई। उस राष्ट्र संघ की बैठक में यह फैसला हुआ कि राजदूतों की एक सभा बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए। वह समिति इस विषय पर अध्ययन करके अपना रिपोर्ट देगी। राजदूतों के उस सम्मेलन में सब के सब इटली से मिले हुए थे। परिणाम स्वरूप इटली के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। यूनान चिल्लाता रह गया। कोरफू टापू पर इटली ने अपना अधिकार कर लिया। बोहनी बट्टा राष्ट्र संघ का खराब हो गया। इस प्रकार से कोरफू टापू के मामले में राष्ट्र संघ कोई शक्तिशाली या सशक्त कदम नहीं उठा सका, क्योंकि राष्ट्रों का सहयोग इसे प्राप्त नहीं था। इंग्लैंड यह सोचता था होने दो। फ्रांस की कोई हैसियत ही नहीं थी। फ्रांस तो इतना डर चुका था जर्मनी से कि वह किसी भी राष्ट्र का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। कौन बचा दुनिया में? इस प्रकार से इस पहले मामले में राष्ट्र संघ पूरी तरह से असफल रहा। दूसरा मामला आता है मंचूरिया पर जापानी आक्रमण। यह घटना है 1931 की। 1931 में एक स्वतंत्र राष्ट्र मंचूरिया पर जापान ने आक्रमण कर दिया। राष्ट्र संघ की बैठक हुई। इस बैठक में कोई प्रस्ताव जापान के विरुद्ध पारित नहीं हो पाया, क्योंकि जापान ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक राष्ट्र संघ के साथ लगा हुआ यह था कि राष्ट्र संघ में तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था जब तक कि समस्त सदस्यों की सहमति प्राप्त न हो जाए।
वर्तमान यूनाइटेड नेशंस में तो 5 बिग 5 को ही वीटो पावर मिला हुआ है। राष्ट्र संघ में सभी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया था कि सबकी सहमति से ही राष्ट्र संघ कोई कदम उठा सकता है। और जापान के विरुद्ध जब कोई प्रस्ताव पेश होगा, जापान तो वीटो का प्रयोग करेगा ही। वस्तुतः इंग्लैंड और फ्रांस नहीं चाहते थे कि जापान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाए। परिणाम यह हुआ, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस सोचते थे कि जापान को मंचूरिया पर आक्रमण करने दो, उसका अगला कदम, अगला टारगेट सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था है, इसलिए उस मतलब को होने दो। तो मंचूरिया के मामले में भी राष्ट्र संघ पूरी तरह से असफल रहा। अब तीसरे मामले पर आते हैं, अबिसिनिया युद्ध। इस समय तक 1935 में घटना घटी और इस समय तक मुसोलिनी इटली में तानाशाह बन चुका था। मुसोलिनी सत्ता में आ चुका था। मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। अबिसिनिया क्या था? अबिसिनिया अफ्रीका का एकमात्र स्वतंत्र राष्ट्र था, एकमात्र। अफ्रीका के अन्य समस्त राष्ट्र उपनिवेश थे। तो इटली के मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया 1935 में। बैठक हुई, लीग ऑफ नेशंस की परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में इटली के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। इटली को पहले समझाया गया, नहीं समझा, चेतावनी दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार राष्ट्र संघ ने इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध कारगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र संघ के आर्थिक प्रतिबंध को मानने के लिए अमेरिका बाध्य नहीं था। अमेरिका से उसको पर्याप्त अस्त्र शस्त्रों की सहायता मिलने लगी। हिटलर भी कहां चुकने वाला था, इस समय तक हिटलर भी आ चुका था। तो उसने मुसोलिनी से दोस्ती की और मुसोलिनी को, इटली को भरपूर मात्रा में सभी प्रकार से सहायता देना प्रारंभ किया। ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों का कोई अर्थ नहीं था। आखिरकार यही हुआ, जबकि सम्राट हेल सिलासी, अबिसिनिया के सम्राट हेल सिलासी ने इतना भावपूर्ण रूप में राष्ट्र संघ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि सब सदस्य उनकी भावनाओं को समझ सके थे, लेकिन कार्यवाही एक न हुई। उनके भावपूर्ण और ओजस्वी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा राष्ट्रों पर, क्योंकि सब राष्ट्र इटली को रोकना नहीं चाहते थे। और आखिरकार इस प्रकार से इटली ने अबिसिनिया को अपनी इटली में मिला लिया। राष्ट्र संघ कोई कदम नहीं उठा सका। हम कहते हैं राष्ट्र संघ असफल रहा। यह राष्ट्र संघ की असफलता नहीं थी, अपितु राष्ट्रों की नीयत खराब थी। कोई भी चीज अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी होती है। अच्छी तब होती है जब कोई व्यक्ति उसको अच्छा बनाता है, और यदि बुरी होती है तो कोई व्यक्ति ही उसको बुरा बनाता है। कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। इसी प्रकार से राष्ट्रों की नीयत यहां पर खराब थी, इसलिए राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। मतलब सामूहिक सुरक्षा के मामले में राष्ट्र संघ पूरी तरह से असफल रहा। अब दूसरा देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस और सामूहिक सुरक्षा। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, 1939 में राष्ट्र संघ की आंखों के सामने उसकी उपस्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर यह बात चली कि राष्ट्र संघ को ही आगे कंटिन्यू किया जाए या उसके स्थान पर एक नए संगठन का निर्माण किया जाए। दो दादा थे, अमेरिका, सोवियत संघ।
सोवियत संघ का कहना था कि सोवियत संघ ने मुझको निष्कासित किया है। सोवियत संघ का कहना था मुझे राष्ट्र संघ से निष्कासित किया गया है, इसलिए मैं उस निष्कासित संस्था में दोबारा सम्मिलित नहीं होऊंगा। अमेरिका का कहना था कि इस राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए सीनेट ने अस्वीकृति प्रदान की थी, इसलिए अमेरिका इस राष्ट्र संघ में दोबारा शामिल नहीं होगा। तो एक नए संगठन का निर्माण किया जाए। आखिरकार खूब चर्चा विचार विमर्श होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद यह तय हुआ कि जब कभी भी चार्टर में यह प्रावधान किया गया, चार्टर मतलब यूनाइटेड नेशंस का संविधान, यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहते हैं, CHARTER, चार्टर। इस चार्टर में यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होगी। देखें इसको, इसने प्रमुख जो 2-3 घटनाएं घटी हैं उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लें। सबसे पहले कोरिया संकट की चर्चा पिछले व्याख्यान में हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और देख लें, रिफ्रेश कर लें। कोरिया, जब द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया तो सोवियत संघ ने जितनी आवश्यक समझा उतनी सेना पूर्वी यूरोप में रखा, बाकी उसने अपनी पूरी सेना को जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए डिप्यूट कर दिया और इनकी संख्या लाखों में थी। तो जब जापान ने 1945 में परमाणु बम गिराने के बाद आत्मसमर्पण किया तो कोरिया के उत्तरी क्षेत्र में सोवियत सेना जापान से लड़ रही थी, तो जापानी सेना ने सोवियत सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और कोरिया के दक्षिण में अमेरिका की सेना जापान से लड़ रही थी, इसलिए जापान की सेना ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। और जो लाइन थी, जिस लाइन को उत्तर और दक्षिणी कहा गया, उस लाइन का नंबर था 38 अंश अक्षांश। 38 अंश अक्षांश के ऊपर में सोवियत सेना काबिज हो गई जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद, और 38 अंश के दक्षिण में अमेरिका की सेना का अधिकार हो गया। अब दोनों कोरिया के एकीकरण के लिए प्रयास होने लगे। सोवियत संघ ने सोचा तू हट मैं रहूंगा, अमेरिका ने कहा तू हट मैं यहां पर आऊंगा। दोनों के तू मैं बढ़ने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक कमीशन बनाया। उस कमीशन से कहा गया कि आप दोनों कोरिया में इलेक्शन कराइए, सरकार प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करिए, और जो प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी वह दोनों कोरिया के एकीकरण का काम करेगी। कमीशन बन गया। कमीशन दक्षिण कोरिया गया। दक्षिण कोरिया में उसने चुनाव करवाए, एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। और जब यह कमीशन उत्तर कोरिया की ओर जाने लगा तो साम्यवादी नेतृत्व वाला उत्तर कोरिया कमीशन को आने नहीं दिया, मना कर दिया, गेट आउट, नॉट अलाउड। और सोवियत संघ के प्रोत्साहन से उत्तर कोरिया ने अपने मन ही मन चुनाव करवा लिया और एक सरकार की स्थापना कर दी। और इसी बीच 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। जब उत्तर कोरिया ने आक्रमण किया उस समय यह यूनाइटेड नेशंस का कमीशन वहां पर काम कर रहा था। कमीशन ने सूचित किया, उस कमीशन में भारत भी था। उस कमीशन ने सूचित किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में सोवियत संघ अनुपस्थित था।
क्यों? सोवियत संघ उस समय यूनाइटेड नेशंस का बहिष्कार कर रहा था। बहिष्कार क्यों कर रहा था? क्योंकि सोवियत संघ का कहना था कि चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का अधिकार हो चुका है, इसलिए कायदे से साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया जाए और ताइवान चीन को वहां से निष्कासित किया जाए। अमेरिका ताइवान चीन को चाहता था, फार्मोसा चीन को चाहता था, साम्यवादी चीन को नहीं चाहता था। और अमेरिका ने तो 1971 तक साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दिया था। पिछले प्रसंगों में यह चर्चा हो चुकी है। तो साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाए जाने के प्रश्न को लेकर के सोवियत संघ उस समय यूनाइटेड नेशंस और उससे संबंधित समस्त संस्थाओं का वह बहिष्कार कर रहा था, विरोध स्वरूप। और बिल्ली के भाग से छीका टूटा। अमेरिका ने सोवियत संघ के अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए उत्तर कोरिया को उसने आक्रमणकारी घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया कि दुनिया के समस्त शांतिप्रिय राष्ट्र उत्तर कोरिया के आक्रमण से दक्षिण कोरिया को बचाने के लिए आवश्यक सैन्य सहायता प्रदान करें। प्रस्ताव पारित हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव पारित हो गया। अब दुनिया के विभिन्न देशों से सैन्य सहायता मांगी गई, सैनिक दीजिए लड़ने के लिए। तो केवल 3 देशों ने अपने सैनिक भेजे, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका। और इसमें अमेरिका के 90% सैनिक थे। जनरल मैकार्थर को कमांडर इन चीफ बनाया गया और जनरल मैकार्थर पहुंच गए अपनी पूरी सेना को लेकर के दक्षिण कोरिया में। लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई सोवियत संघ और अमेरिका की थी, उत्तर और दक्षिण कोरिया की नहीं थी। लेकिन दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेना भी, मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना, अमेरिका इंग्लैंड की संयुक्त सेना उत्तर कोरिया को परास्त नहीं कर पाई, पीछे नहीं हटा सकी। और तब जनरल मैकार्थर ने वहां पर कीटाणु युद्ध किया। कीटाणु युद्ध, इस कीटाणु युद्ध का काट सोवियत संघ के पास नहीं था। परिणाम स्वरूप उत्तर कोरिया की सेना पीछे हटने लगी। और जैसे ही 38 डिग्री को अमेरिका की सेना पहुंची, भारत ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा कि 38 डिग्री तुम्हारी सीमा रेखा है, युद्ध बंद कर दो। लेकिन अमेरिका नहीं माना। और सोचिए कि 3 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही, अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। 3 साल के बाद इधर बैठकें शुरू हो गई पेरिस में। लगभग 591 बैठकों के बाद दोनों उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता हुआ। अमेरिका सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ और 38 डिग्री को सीमा रेखा स्वीकार किया गया। यही से तो पंडित नेहरू ने कहा था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष अभी दमखम के साथ लड़ रहे थे। तो यूनाइटेड नेशंस की यह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। वस्तुतः यह दोनों कोरिया की लड़ाई नहीं थी, अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई थी। और कंधा इस्तेमाल हुआ, भूमि इस्तेमाल हुआ कोरिया का, दोनों कोरिया का। और ऐसे ऐसे वहां पर बम गिराए गए कि आज तक वहां पर एक तिनका तक नहीं उगता। क्या यही सामूहिक सुरक्षा है? एक दो छोटे राष्ट्रों के बीच आपसी आक्रमण को विश्वव्यापी बना देना, हजारों लाखों सैनिकों का कत्लेआम करना, करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या यही सामूहिक सुरक्षा है? नहीं। दूसरी घटना देखें, श्वेत संकट की। श्वेत संकट क्या है? श्वेत नहर 100 मील लंबी है। यह
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जब आप जैसे हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में अरब खाड़ी है, उसके और आगे देखेंगे तो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है और ऊपर की ओर लाल सागर है। तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए 100 मील लंबा नहर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 1869 में हुआ। इसे फ्रांस की एक कंपनी ने बनाया। जब स्वेज नहर नहीं था तब क्या होता था? तब इंग्लैंड और फ्रांस आदि, जैसे इंग्लैंड से कोई जहाज निकलता था, उसमें एरोप्लेन तो था नहीं, पानी जहाज ही चलते थे, थल मार्ग भी, सड़कें वगैरह भी नहीं थी उतनी लंबी, तो आने जाने के लिए केवल एक ही मार्ग जल मार्ग था। तो जैसे इंग्लैंड से लंदन के बंदरगाह से जहाज निकला, ब्रिटिश चैनल को पार करके वह अंध महासागर में आता था और अंध महासागर से वह पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक पूरा चक्कर लगा करके हिंद महासागर में फिर वह बंबई तक पहुंचता था। स्वेज नहर बन जाने के बाद इसकी दूरी लगभग 4000 मील कम हो गई। पहले महीनों भर लग जाते थे, अब 15 दिन कम लगा। यह स्वेज नहर की महत्ता है। स्वेज नहर पर इंग्लैंड और फ्रांस का संयुक्त अधिकार था और उस नहर से जो भी आय होती थी, इंग्लैंड और फ्रांस उसका 75% हिस्सा ले लेते थे और मिस्र को केवल 25% हिस्सा मिलता था, 75-25। इस बीच मिस्र में कर्नल नासिर आए, राष्ट्रपति बने कर्नल नासिर ने सोचा कि मिस्र का विकास किया जाए। तो विकास कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नील नदी में हम एक बांध बनाएंगे, आसवान बांध। बांध बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से मिलेगा? अमेरिका के पास पहुंचे। अमेरिका ने कहा मैंने सेंटो बनाया है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, नाटो, सीटो, सेंटो बनाया है। सेंटो में शामिल हो जाए, जितना पैसा चाहे मिल जाएगा। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तो 3 महान व्यक्ति थे, नेहरू, नासिर, टीटो। नासिर ने कहा मैं तुम्हारे सेंटो में सम्मिलित नहीं होऊंगा। तो अमेरिका ने पैसे के मामले में, आर्थिक सहायता के मामले ठेंगा दिखा दिया। आजकल इसको लाइक कहते हैं और उस समय हमारे जमाने में इसको हम ठेंगा कहते थे। समय समय की बात है। तो अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। अब नासिर निराश होकर के वापस आए मिस्र और उन्होंने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। मतलब स्वेज नहर में जिसकी जो भी संपत्ति है वो पूरी संपत्ति को उन्होंने जब्त करने की घोषणा कर दी और स्वेज नहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस सह नहीं कर पाए। इंग्लैंड फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर के मिस्र पर आक्रमण कर दिया। मिस्र तो वैसे ही कमजोर राष्ट्र था, जब 3 देश मिलकर के उस पर आक्रमण कर रहे हैं तो मिस्र की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। जैसे ही इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने आक्रमण किया, यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई। उस बैठक में इंग्लैंड, फ्रांस को चेतावनी दी गई और इजराइल से कहा गया तत्काल तीनों राष्ट्र युद्ध बंद करें। तो इंग्लैंड, फ्रांस ने विश्व जनमत को अपने विपरीत देकर के युद्ध बंद कर दिया, लेकिन इजराइल नहीं माना, क्योंकि इजराइल का सोचना था कि यदि स्वेज नहर में मिस्र का एकमात्र अधिकार हो जाएगा तो मेरे लिए तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो इस आशंका से उसने आक्रमण लगातार जारी रखा। तब फिर अमेरिका ने चेतावनी दिया,
खबरदार इजराइल, तत्काल युद्ध बंद करो, नहीं तो देखो हम तुम्हारे विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और इजराइल ने बेमन से इस आक्रमण को बंद किया। तो स्वेज नहर में यूनाइटेड नेशंस को सफलता इसलिए मिली क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस चाहते थे। आखिरकार स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार हुआ, आसवान बांध बना। लेकिन स्वेज नहर के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यह की गई कि युद्ध काल अथवा शांति काल, प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में स्वेज नहर सभी राष्ट्रों के जहाजों के लिए खुला रहेगा। निर्बाध आगमन हर राष्ट्र का जहाज कर सकता है, युद्धक जहाज भी, व्यापारिक जहाज भी। और पूरे स्वेज नहर के क्षेत्र में किसी प्रकार से युद्धक कार्य नहीं किए जाएंगे। अमेरिका ने फिर स्वेज नहर की सफाई के लिए लाखों डॉलर मिस्र को दिया। स्वेज नहर की सफाई हुई और इस प्रकार से स्वेज संकट का समाधान हुआ। अब तीसरी घटना देखें, खाड़ी संकट 1990। खाड़ी संकट क्या था? अगस्त 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। क्यों? कुवैत तो तेल उत्पादक राष्ट्रों में प्रमुख आता है और इधर 1990 के पहले ईरान और इराक के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली थी। दो अहम की लड़ाई ईरान इराक के बीच, जिसमें दोनों राष्ट्र पस्त हो गए, लेकिन दोनों में से कोई जीत नहीं पाया। तो ईरान दोनों का खर्चा ज्यादा हो गया। जब खर्चा ज्यादा हो गया तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए, कहां से करेंगे? तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और 24 घंटे के अंदर कुवैत को अपने इराक में मिला लिया। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में सद्दाम हुसैन को स्पष्ट आदेश दिया गया, कुवैत खाली करो। सद्दाम हुसैन ने कहा नहीं करता खाली। चेतावनी दी गई, कोई फर्क नहीं। तब फिर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ और कुवैत को मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। अमेरिका तो सामने था ही। अमेरिका आदि देशों ने मिलकर के इराक पर आक्रमण किया और कुवैत को मुक्त किया। कुवैत में यूनाइटेड नेशंस को सफलता इसलिए मिली क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चाहते थे कि कुवैत को मुक्त किया जाना चाहिए। तो कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अपने आप नहीं चलती, उसे व्यक्ति या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहे तो राष्ट्र ही उसको सफल या असफल बनाते हैं। अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, जहां कहीं भी यूनाइटेड नेशन सफल हुआ है, राष्ट्रों ने सहयोग किया, और यदि असफल हुआ है तो राष्ट्रों का सहयोग उसे नहीं मिल पाया। तो आगे देखें सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में प्रावधान है कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्र क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए प्रादेशिक क्षेत्रीय संगठन बना सकते हैं, और इसी के तहत नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि बनाए गए। जैसे भारत ने मिलकर के सार्क बनाया, एशियन है, आईओसी है, पेट्रोल उत्पादक देश है, ओपेक है, आईओसी इस्लामिक राष्ट्रों का संगठन है। ऐसे जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अनुरूप बनाए गए हैं। लेकिन प्रादेशिक संगठन से होता क्या है? प्रादेशिक संगठन यदि वह सैन्य संगठन है तो वे राष्ट्रों के बीच वैमनस्यता बढ़ाते हैं। क्यों? नाटो, सीटो, सेंटो अथवा वार्सा पैक्ट के चार्टर में, संधि में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि इसके सदस्य देशों पर, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, उसमें स्पष्ट प्रावधान है, यदि नाटो, सीटो अथवा सेंटो, अलग अलग प्रावधान है,
उसके सदस्य देशों पर किसी भी प्रकार से साम्यवादी आक्रमण होता है, देखिए शब्द, यदि इसके सदस्य राष्ट्रों पर कोई साम्यवादी आक्रमण होता है तो अन्य समस्त सदस्य अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और उस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक सैन्य कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से वार्सा पैक्ट में भी लिखा हुआ था कि यदि इसके सदस्य राष्ट्रों पर कोई पूंजीवादी आक्रमण होता है तो उस राष्ट्र की सहायता के लिए अन्य समस्त सदस्य राष्ट्र मिलकर सैन्य कार्रवाई करेंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें जिस पर आक्रमण हुआ उसकी सहमति आवश्यक नहीं थी। मान लीजिए जैसे पोलैंड वार्सा पैक्ट का सदस्य था, यदि पोलैंड पर आक्रमण पूंजीवादी देश कोई करता है तो पोलैंड चाहे या न चाहे पोलैंड की सहायता अन्य सभी साम्यवादी देश वार्सा पैक्ट के सदस्य करेंगे। ये प्रावधान था। तो ये जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, यदि वे राजनीतिक अथवा सैन्य संगठन हैं तो वे वैमनस्यता में वृद्धि करते हैं, वैमनस्यता कम नहीं करते हैं और एक छोटी सी घटना को बहुत व्यापक बनाने का काम करते हैं। फिर सामूहिक सुरक्षा क्षेत्रीय युद्ध को विश्वव्यापी बनाता है, क्योंकि एक सब के लिए, मतलब दुनिया, यदि मान लीजिए किसी दो राष्ट्रों के बीच लड़ाई हुई तो दुनिया के सब राष्ट्र ये समझेंगे कि हम पर आक्रमण हुआ और मिल करके उसका विरोध करेंगे। मतलब ये छोटे छोटे युद्धों को भी विश्वव्यापी स्वरूप देने का काम करता है। आगे मूल्यांकन देखें। सामूहिक सुरक्षा स्थायी शांति का आधार नहीं है, यह युद्ध को प्राथमिकता देता है। मान लीजिए दो देशों के बीच युद्ध हुआ, चाहे दोनों समान शक्ति संपन्न हो, चाहे एक शक्तिशाली और दूसरा निर्बल क्यों न हो, युद्ध कभी भी स्थायी शांति प्रदान नहीं करता। युद्ध राष्ट्रों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न करता है। पराजित राष्ट्र हमेशा इसी फिराक में रहता है कि उस विजयी राष्ट्र को किसी प्रकार से नीचा दिखाएंगे और कभी भी मौका मिला बदला जरूर लेंगे। और इस प्रकार से सामूहिक सुरक्षा युद्ध को प्राथमिकता देता है और युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। दूसरी चीज, सामूहिक सुरक्षा आदर्श स्थिति में संभव है, व्यावहारिक स्थिति में संभव नहीं है। कल एक छोटे से चित्र के माध्यम से इसका विवेचन हुआ था पिछले व्याख्यान में, दोबारा देख लेते हैं। ये सामूहिक सुरक्षा, इसमें दो पक्ष है, एक आदर्श रूप, दूसरा व्यावहारिक रूप। इसका आदर्श रूप क्या है कि मान लीजिए ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ आई जे 10 राष्ट्र हैं दुनिया में। मान लीजिए 200 राष्ट्र हैं या यूनाइटेड नेशन के जितने भी राष्ट्र हैं। किसी एक राष्ट्र के द्वारा यदि किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया जाता है तो बाकी सब राष्ट्र उस आक्रमणकारी राज्य के युद्ध का प्रतिकार करेंगे। एक सब के लिए ये ए ने बी पर आक्रमण किया तो बी का साथ देने के लिए जितने भी राष्ट्र आएंगे ये सब के सब सामने आ जाएंगे और युद्ध का प्रतिकार करेंगे। ये आदर्श रूप है। लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है, हम दुनिया में क्या देख रहे हैं? यदि ए से लेकर के जे तक राष्ट्रों की संख्या है और ए ने मान लीजिए बी पर आक्रमण कर दिया तो होता क्या है, कुछ राष्ट्र तटस्थता की घोषणा करते हैं, तो लड़ो मरो हमको कोई मतलब नहीं, हम तटस्थ रहेंगे। ये कुछ राष्ट्र तटस्थ हो जाते हैं, सी डी ई तटस्थ हो गए। कुछ राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र का साथ देने के लिए सामने आ जाते हैं
और कुछ राष्ट्र जो पीड़ित है उस राष्ट्र का समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। मतलब कि जो दो पक्ष होना चाहिए, एक आक्रमणकारी, दूसरा पीड़ित, इसमें कई पक्ष बन जाते हैं। और दुनिया में आप कोई भी काम करिए, आपका समर्थन करने वाले जितने होंगे उससे ज्यादा, आपका विरोध करने वाले जितने होंगे उससे ज्यादा आपका समर्थन करने वाले मिलेंगे। आप गलत से गलत काम करिए, नीच से नीच काम करिए, दुनिया यही तो है दुनिया, ये व्यावहारिक स्थिति है। तो सामूहिक सुरक्षा केवल आदर्श स्थिति में संभव है, मतलब काल्पनिक जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत में संभव नहीं है। तीसरी चीज, सामूहिक सुरक्षा आणविक युद्ध में असंभव है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है। आए दिन ऐसे ऐसे बम गिरा रहा है कि पूरी आम जनता इससे मारी जा रही है। क्या सामूहिक सुरक्षा संभव है? क्या दुनिया के विभिन्न राष्ट्र रूस के विरुद्ध लड़ाई में सीधे कूद सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी दूसरा देश भी यदि इस युद्ध में कूदा डायरेक्ट, तो रूस कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। और परमाणु बम से सब कोई डरते हैं, स्वाभाविक डर की ही बात है। तो आणविक युद्ध में सामूहिक सुरक्षा बहुत कठिन है। फिर चौथी चीज, सामूहिक सुरक्षा युद्ध को व्यापक बनाता है, क्योंकि राष्ट्र चाहे न चाहे उनको अपना पक्ष यहां पर घोषित करना पड़ता है, तो युद्ध की व्यापकता इससे बढ़ जाती है। और चौथी चीज, यह अवास्तविकता पर आधारित है। वास्तविकता में दुनिया में अनेक गुट होंगे, अनेक गुट होते हैं। इन गुटों के बीच तू मैं होगी। कभी सहयोग भी हो सकता है, कभी समन्वय हो सकता है, और कभी संघर्ष भी हो सकता है। और राष्ट्रों के बीच जितना सहयोग का भाव होता है, उससे अधिक कहीं वह मनुष्यता की उत्पत्ति भी हो सकती है। एक छोटी सी घटना भी राष्ट्रों को वह मनुष्यता उत्पन्न करने के लिए एक अवसर देती है। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। जनवरी 1957 में, 26 जनवरी 1957 को यह तय हो गया कि जम्मू कश्मीर का विलय विधिवत रूप से भारतीय संघ में कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए नया संविधान बनाया गया और उस संविधान सभा ने एक स्वर से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का विधिवत रूप में भारतीय संघ में विलय कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए घटना क्या हुई थी। यह श्वेत संकट हुआ था 1956 में। तो श्वेत संकट के समय नेहरू ने जोरदार रूप में इंग्लैंड, फ्रांस की और इजराइल की कटु आलोचना की थी। कटु आलोचना। और इसी 1956 में सोवियत संघ ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जब पंडित नेहरू ने इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की कटु आलोचना की, तो पत्रकार तो हैं, जानते तो हैं, पत्रकारों ने पूछा, पोलैंड का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया? और तब पंडित नेहरू ने बेमन से सोवियत संघ की आलोचना की। करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ भारत से, पंडित नेहरू से नाराज हो गया। एक या दो लाइन की बात उन्होंने कही थी नेहरू जी ने, कि पुराने जमाने की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को हम आज भी देखते हैं। इस प्रकार से 2-3 लाइन में उन्होंने आलोचना की थी। सोवियत संघ नाराज हो गया। परिणाम क्या हुआ?
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर संविधान सभा के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठा दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई, अमेरिका ने पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया। उसमें पाकिस्तान अमेरिकन गुट का राष्ट्र था और अमेरिका का पूरा समर्थन पाकिस्तान को मिला हुआ था। पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया कि ये जो विलय संबंधी घोषणा उसको रोका जाए। भारत का प्रतिनिधि सोवियत प्रतिनिधि की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। सोवियत संघ लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा। भारत को लगने लगा कि अब तो सोवियत संघ भी अमेरिकन गुट का, अमेरिकन प्रस्ताव का समर्थन करेगा, पाकिस्तानी प्रस्ताव का समर्थन करेगा। लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल सोवियत संघ कुछ नहीं बोला। सोवियत संघ का प्रतिनिधि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। जब मतदान का समय आया तब सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया, लेकिन भारत को स्पष्ट चेतावनी दी, खबरदार आइंदा सोवियत संघ की आलोचना करने की हिमाकत मत करना। ये सामूहिक सुरक्षा का एक चैप्टर है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज के आणविक युद्ध में सामूहिक सुरक्षा व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कठिन है। क्या कभी एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि राष्ट्र अपना समस्त प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उत्पादन बंद कर दे और पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशंस पर निर्भर हो जाएं? क्या यह संभव है? यदि राष्ट्र चाहें संभव हो सकता है, लेकिन राष्ट्र चाहें तब ना। जैसे कहा गया, एक व्यक्ति से पूछा गया, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं, मैं चाहूं तो दुनिया को बदल सकता हूं, लेकिन चाहूंगा तब ना। राष्ट्र चाहें क्या नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्र चाहते नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। तो महत्वाकांक्षा दुनिया की पूरी व्यवस्था को प्रभावित करती है। यह है सामूहिक सुरक्षा का अध्याय। आपको धन्यवाद।